तो इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को अगर हम एक संधारित्र के सिरों पर लगा दें तो वो संधारित्र किस तरह का व्यवहार दर्शाता है। और ये जो हमारा टॉपिक है इसको हमने नाम दिया है संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता। अब संधारित्र के सिरों पर जो विभव का मान है उसे निकालने के लिए आप किरचॉफ के परिपथी नियम का प्रयोग कर सकते हो, या फिर कह सकते हो कि संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टेज है वो लगाए गए वोल्टेज Vm sin ओमेगा t के बराबर है। अगर ये वोल्टेज 0 होगा तो संधारित्र के सिरों पर भी वोल्टेज का मान 0 होगा, और जब ये हमारा लगाया गया वोल्टेज अधिकतम होगा, जब अंदर वाला कोण 90 अंश हो जाएगा, तो इस संधारित्र के सिरों पर भी जो वोल्टेज है वो भी धनात्मक हो जाएगा। तो किसी भी समय पर संधारित्र के सिरों पर जो वोल्टेज है वो लगाए गए वोल्टेज के मान के बराबर होता है। और कोई भी संधारित्र हो वो एक नियम का पालन करता है कि उसके सिरों पर जो विभवांतर होता है वो किसी भी एक प्लेट के आवेश और संधारित्र की जो धारिता है दोनों के अनुपात के बराबर होता है। तो Q/C किसके बराबर आ जाएगा? Vm sin ओमेगा t के। तो संधारित्र की एक प्लेट पर आवेश कितना आ गया? CVm sin ओमेगा t। C का मैंने इधर की तरफ गुणनफल कर दिया। लेकिन हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो संधारित्र की एक प्लेट पर आवेश पता करने में नहीं होता, हमें ये पता करना होता है कि इस परिपथ में विद्युत धारा कितनी प्रवाहित होगी। तो अगर मैं दोनों ही साइड का समय के सापेक्ष कर दूं अवकलन, तो यहाँ पर क्या होगा? dQ/dt, जो कि विद्युत धारा ही होती है। आवेश का समय के सापेक्ष अगर हम अवकलन करें तो हमें तात्कालिक विद्युत धारा मिलेगी। और जब दाईं तरफ का मैं अवकलन करूंगा तो C × Vm, ये दोनों ही चीजें नियतांक ये तो आ जाएंगी बाहर। साइन ओमेगा t का समय के सापेक्ष जो अवकलन होगा वो होगा cos ओमेगा t। लेकिन अभी ये अवकलन रुकेगा नहीं, दोबारा से हमें अवकलन करना पड़ेगा समय के ही सापेक्ष ओमेगा t का। तो विद्युत धारा का व्यंजक हमारा क्या आएगा? CVm एज इट इज। ये हमारा जो ओमेगा है वो कोणीय आवृत्ति है जो कि हमेशा नियत रहती है, 2π × में न्यू के बराबर, वो भी बाहर आ जाएगी। समय का समय के सापेक्ष अवकलन होगा 1 और इनटू में आ जाएगा cos ओमेगा t। तो ये जो हमारा विद्युत धारा का समीकरण है उसमें Vm तो ऊपर रखना होता है हमें, ये हमारी रिक्वायरमेंट होती है, और जो भी साथ में गुणनफल में है वो नीचे जाना चाहिए। तो उसको मैं अगर नीचे लेकर के जाऊंगा तो ये बनेगा 1/ωc। बात देखो वही है, वास्तव में ये Vm के साथ गुणनफल में ही है, तो जब नीचे लेके जाना पड़ेगा तो 1 के बटे में लेकर के जाना पड़ेगा। फिर हमें यहाँ पर cos की जरूरत नहीं होती, हमें यहाँ पर चाहिए होता है साइन, क्योंकि विद्युत धारा के व्यंजक में जब साइन आएगा तभी जाकर के विभवांतर और धारा की तुलना की जा सकती है। तो cos थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन 90 + थीटा, या फिर थीटा + 90 लिख लो। प्लस अगर दो चीजें हो रही हैं तो किसी को भी आगे किसी को भी पीछे लिख लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो हमारा Vm बटे में जो भी ये आगे वाली वैल्यू है इसको हम कह देते हैं धारा का अधिकतम मान, जो कि Vm को 1/ωc से विभाजित करने के बाद मिल रहा है। और ये जो 1/ωc है ये वास्तव में संधारित्र का प्रतिरोध होता है, जिसे हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात, इंग्लिश में इसको कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और आप इस बात को कुछ इस तरह से समझें कि इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को संधारित्र से लगा देने के बाद ये संधारित्र जो है वो विद्युत धारा की प्रवाह का विरोध करता है। तो जो प्रतिरोध ये उत्पन्न करता है उसे हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात, और उसे हम निरूपित करते हैं XC से, और XC का मतलब है 1/ωc। और अधिकतम वोल्टेज को जब मैं धारितीय प्रतिघात से विभाजित करूंगा तो धारा का जो मेरा व्यंजक है ये Vm बटे में XC क्या बन जाएगा? अधिकतम धारा का मान इनटू में साइन एज इट इज इनटू में ओमेगा t + 90। और अब आप देख सकते हो कि वोल्टेज और धारा के व्यंजक कुछ कुछ एक जैसे हैं। यहाँ पर है तात्कालिक वोल्टेज, यहाँ पर है तात्कालिक विद्युत धारा, यहाँ वोल्टेज का अधिकतम मान, यहाँ धारा का अधिकतम मान, दोनों में ही साइन है। उसके बाद हम अंदर वाले अगर कोणों को देखें तो कोणों में एक अंतर है जिसे हम कहते हैं कलांतर, क्योंकि कोण का दूसरा नाम होता है कला। फिर हमें यह देखना होता है कि वोल्टेज और धारा के बीच में क्या कोई कलांतर है, तो जवाब मिल रहा है हाँ कलांतर है। और कलांतर देखा तभी जा सकता है जब दोनों जगह साइन हो, यहाँ ओमेगा टी धनात्मक है तो यहाँ भी ओमेगा टी धनात्मक ही हो, फिर उसमें कुछ कोण या तो जुड़ रहा हो या घट रहा हो। तो पता लगा कि वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर है 90 अंश का। और ये कलांतर है किस प्रकार का कि धारा जो है वो आगे है वोल्टेज से कितने कोण से? 90 अंश के कोण से। मतलब यहां पर अगर मैं कोण का मान 0 रख दूं
तो वोल्टेज हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कोण का मान 0 रख दूं तो cos 0 तो 1 होता है। तो धारा हमारी कैसी आएगी, अधिकतम Vm ओमेगा सी कह लो, या फिर Vm बटे 1/ओमेगा-c कह लो, या फिर Vm/xc कह लो, जिसे हम Im से निरूपित कर रहे हैं। तो धारा होगी हमारी अधिकतम। तो जब भी हमारा वोल्टेज 0 होगा धारा होगी अधिकतम, और जब वोल्टेज होगा अधिकतम यहाँ 90 अंश डालने पर तब धारा हो जाएगी 0, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 90 अंश डाला तो धारा का मान हो जाएगा 0। ये हमें बता रहा है कि विभवांतर और धारा के बीच में कलांतर है। अब देखिए, धारा का व्यंजक पता कर लेने के बाद और वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर पता कर लेने के बाद हमें फेजर आरेख पर वोल्टेज और धारा को एक साथ निरूपित करना होता है। तो फेजर आरेख में वोल्टेज और धारा को हम एक सदिश के द्वारा निरूपित करते हैं। जैसे वोल्टेज को अगर हम एक सदिश से निरूपित करेंगे तो सदिश का परिमाण तो किसके बराबर होगा, वोल्टेज के अधिकतम मान के बराबर। और इस सदिश को धनात्मक x अक्ष से ओमेगा टी के कोण पर रखना होता है, घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत। तो ये रही हमारी x अक्ष। इससे अगर मैं इस दिशा में जाऊंगा तो वो हो जाएगी घड़ी के घूमने की दिशा, और ऐसे जाऊंगा तो घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत। तो मैं ओमेगा टी कोण पर चला गया घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में, और मैं मान करके चल रहा हूं कि कोण 90 अंश से कम है, ये वाला। उस जगह पर ले जाने के बाद या उतना कोण घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत चलने के बाद हमें वोल्टेज को एक सदिश से निरूपित करना है, जिसका परिमाण क्या बताएगा, वोल्टेज का अधिकतम मान। और प्रत्येक सदिश के दो घटक काटे जा सकते हैं। पहला घटक जिस दिशा से वो थीटा कोण बना रहा होता है उसी दिशा में, ये होगा वोल्टेज का या सदिश का परिमाण Vm इंटू में cos थीटा, मतलब cos ओमेगा टी। और दूसरा होगा x दिशा के लंबवत y दिशा में, जो कि कितना होगा, सदिश का परिमाण इंटू में sin थीटा, मतलब sin ओमेगा टी। तो जब हम वोल्टेज को एक फेजर के द्वारा दिखाएंगे तो उसका साइज तो हमें बता देगा इसका अधिकतम मान, और इसका y दिशा में जो घटक आएगा वो हमें देगा तात्कालिक वोल्टेज का मान। देख लो, यही होता है Vm sin ओमेगा टी। और बिल्कुल वोल्टेज की ही तरह ये जो धारा है इसको भी एक फेजर के द्वारा दिखाया जा सकता है। तो सदिश का परिमाण तो होगा अधिकतम धारा के बराबर, लेकिन इस बार वो धनात्मक x अक्ष से घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत जो कोण बना रही होगी वो होगा ओमेगा टी प्लस 90। तो यहां तक का कोण तो कितना था, ओमेगा टी। तो उससे 90 अंश के कोण पर पहले हमें आगे जाना है, वहां पर होगी हमारी विद्युत धारा। तो विद्युत धारा ये धनात्मक x अक्ष से जो पूरा कोण बनाएगी वो होगा ओमेगा टी प्लस 90। या फिर हम ये भी समझ सकते हैं कि विभवांतर से जो धारा है वो 90 अंश के कोण पर आगे चल रही है। आगे का मतलब होता है घड़ी के घूमने की दिशा के विपरीत, और पीछे का मतलब होता है घड़ी के घूमने की दिशा में। यहां पर होगी हमारी अधिकतम विद्युत धारा। और ध्यान रहे कि वोल्टेज की तरह ही धारा का भी ये जो y दिशा में घटक आएगा वो हमें क्या देगा, धारा का तात्कालिक मान Im इंटू में sin ओमेगा टी प्लस 90। तो इस तरह से बनाना होता है हमें वोल्टेज और धारा का एक साथ फेजर आरेख। और फेजर आरेख बना लेने के बाद अगला काम हमें करना होता है कि वोल्टेज और धारा का समय के साथ एक साथ ग्राफ बनाना होता है। अब देखिए, ग्राफ बनाते हुए वोल्टेज का जो समय के साथ ग्राफ होता है वो साइन वाला ग्राफ होता है, कुछ इस तरह से कि जब जब ये हमारा अंदर वाला जो कोण है वो 90 अंश होगा तो हमारा वोल्टेज आएगा अधिकतम Vm, और अगर ये कोण 270 अंश होगा तो हमारा वोल्टेज आ जाएगा न्यूनतम माइनस का Vm। और जब कोण हमारा 0, 180, 360 या फिर 540 या फिर 180 के अंतर पर आगे कुछ भी होगा तो वोल्टेज का मान आएगा 0। इस तरह का ग्राफ फॉलो करता है वोल्टेज। और बात करें अगर समय के साथ, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब समय 0 होगा तो वोल्टेज होगा 0। फिर जैसे आप समय को π/2 ओमेगा से आगे बढ़ाओगे तो वोल्टेज हो जाएगा अधिकतम। फिर π/2 ओमेगा से आगे बढ़ाओगे तो समय हो जाएगा π/ओमेगा, फिर से 0। आगे फिर से π/2 ओमेगा से आगे बढ़े तो कितना आ गया, 3 इंटू में π/2 ओमेगा, वोल्टेज हो गया न्यूनतम। तो हर π/2 ओमेगा के बाद वोल्टेज हमारा 0, फिर अधिकतम, फिर π/2 ओमेगा के बाद 0, और फिर π/2 ओमेगा के बाद होगा न्यूनतम। तो अधिकतम से न्यूनतम जाने में समय जो लगेगा वो होगा π/ओमेगा, और फिर कहें दो अधिकतम के बीच का होगा समय आवर्तकाल, मीन्स 2π/ओमेगा। अब संधारित्र के लिए जो विद्युत धारा है वो समय के साथ कैसा ग्राफ फॉलो करेगी कि जहां वोल्टेज 0 है वहां तो धारा होगी अधिकतम, और धारा का अधिकतम मान सामान्यतः वोल्टेज से कम ही होता है, और जहां वोल्टेज ही अधिकतम है वहां पर धारा हो जाएगी 0। फिर जहां पर ये वोल्टेज 0, फिर से धारा वहां पर अधिकतम हो जाएगी, कुछ इस तरह से।
और फिर जहाँ पर वोल्टेज अधिकतम धारा जीरो, वोल्टेज यहाँ जीरो तो धारा अधिकतम, वोल्टेज अधिकतम धारा जीरो। कुछ इस तरह से जिन जिन बिंदुओं पर हमारा वोल्टेज जीरो है वहाँ धारा अधिकतम, और जहाँ जहाँ वोल्टेज अधिकतम है वहाँ धारा होगी जीरो। ये होगा वोल्टेज और धारा का समय के साथ एक साथ ग्राफ। और ध्यान रहे कि धारा वोल्टेज से 90 अंश के कोण पर आगे चल रही है, कि जब वोल्टेज जीरो है तो धारा है तो अधिकतम लेकिन धनात्मक मान में अधिकतम है, और अगर वो ऋणात्मक में अधिकतम होती तो वो क्या होता कि धारा हमारी विभवांतर से 90 अंश के कोण से पीछे चल रही है, जैसा कि हम पीछे प्रेरक के बारे में जान चुके हैं। अब देखिए, वोल्टेज और धारा का समय के साथ एक साथ ग्राफ बना लेने के बाद अगला जो स्टेप है, जिसे हम सेकंड लास्ट स्टेप भी कहते हैं, उसमें हमें तात्कालिक शक्ति का मान पता करना होता है। तात्कालिक शक्ति निकालने के लिए हमें वोल्टेज और धारा का गुणनफल पता करना है, तात्कालिक वोल्टेज और तात्कालिक धारा का। तो वोल्टेज क्या होता है, Vm sin ओमेगा टी। यहाँ पर किसी भी समय को डाल करके उस समय पर वोल्टेज पता किया जा सकता है, और जिस समय पर वोल्टेज, ये धारा का सूत्र क्या निकल कर आ रहा है, Im sin ओमेगा टी प्लस 90। और मैं आपको बता चुका हूं कि sin 90 प्लस थीटा जो होता है वो cos थीटा होता है, तो वास्तव में ये cos ओमेगा टी ही है। और जबरदस्ती हमने cos ओमेगा टी को sin ओमेगा टी प्लस 90 में परिवर्तित किया था, वजह ताकि वोल्टेज और धारा के बीच में कलांतर पता की जा सके। तो फिर से हम इसको वापस कर देते हैं कि Vm sin ओमेगा टी तो एज इट इज, इसको लिख देते हैं Im इंटू में cos ओमेगा टी। और अगर मैं सूत्र को 2 से कर दूं विभाजित और 2 से ही कर दूं गुणा, तो आप देखोगे 2 sin थीटा cos थीटा जो होता है वो सूत्र होता है sin 2 थीटा का, थीटा की जगह है ओमेगा टी, और आगे गुणनफल में क्या बचेगा, Vm Im बटे 2। ये क्या है, किसी भी संधारित्र के सिरों पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा देने के बाद तात्कालिक शक्ति का व्यंजक, कि यहाँ पर आप समय डालो और उस समय पर शक्ति पता कर लो कि उस समय पर कितनी शक्ति हमारी व्यय हो रही होगी। और तात्कालिक शक्ति पता कर लेने के बाद लास्ट स्टेप हमारा क्या होता था कि वोल्टेज या धारा के पूरे एक चक्कर लगाने में, मतलब आवर्त काल के अंदर कितनी शक्ति का व्यय होता है। और औसत शक्ति निकालने के लिए हमने करा क्या था कि जो भी तात्कालिक शक्ति का व्यंजक है उसको हमने कुछ इस तरह की 2 सिंबल्स के बीच में या कहीं 2 संकेत के बीच में लिख दिया था। ये हमें बता रहा है कि हम तात्कालिक शक्ति का औसत मान निकाल रहे हैं 0 से 2 पाई बाई ओमेगा के बीच में। अब जो जो नियतांक है वो तो सब बाहर आ जाएगा, Vm Im बटे 2 तो आ जाएगा बाहर, और sin 2 ओमेगा टी का पूरे के पूरे एक चक्कर में जो औसत मान निकल करके आता है वो होता है 0। और sin 2 ओमेगा टी का औसत मान निकाला कैसे जाता है कि आप 0 से 2 पाई बाई ओमेगा के बीच में sin 2 ओमेगा टी और समय का गुणनफल पता करोगे समाकलन विधि से, और इस समाकलन की सीमाएं होंगी 0 से लेके 2 पाई बाई ओमेगा तक। और फिर जो भी ये समाकलन निकल करके आएगा इसको पूरी साइकिल के समय से कर दोगे आप विभाजित, क्योंकि हमें समय का इन्वॉल्वमेंट खत्म करना है। तो आप क्या देखोगे कि ये जो समाकलन है वो क्या निकल कर आएगा, 0। अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हो तो एक बार ट्राई कर सकते हो, और अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो याद कर लो कि sin 2 ओमेगा टी का प्रत्यावर्ती वोल्टेज के पूरे एक चक्कर में औसत मान आता है 0, तो जो औसत शक्ति वे होगी वो भी क्या होगी, 0। तो बिल्कुल एक प्रेरक की ही तरह संधारित्र से भी प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने के बाद विद्युत धारा तो प्रवाहित होती है लेकिन कोई शक्ति व्यय नहीं होती। और यहाँ पर भी इस विद्युत धारा को हम क्या कहेंगे, शक्ति रहित धारा, वॉटलेस करंट। मतलब धारा तो उस परिपथ में प्रवाहित हो रही है लेकिन धारा के प्रवाह के कारण कोई भी हमारी शक्ति व्यय नहीं हो रही है, बिजली का बिल नहीं आएगा, कोई भी ऊष्मा के रूप में हमारी ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है। तो ऐसी विद्युत धारा कहलाती है शक्ति रहित धारा। अब चलिए मैं आपको ये समझाता हूँ कि इस टॉपिक पर बेस्ड किस तरह के न्यूमेरिकल सम से पूछे जा सकते हैं और उन्हें हमें किस तरह से सॉल्व करना है। तो संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता को समझने के लिए जो पहला प्रश्न हमने सेलेक्ट किया है वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4 है। प्रश्न कुछ इस तरह से है कि 15 माइक्रोफेरेड का एक संधारित्र है और उसे 200 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया गया है। तो पहले तो हमें परिपथ का संधारित्रीय प्रतिघात, जिसे हम XC से निरूपित करते हैं, वो पता करना है, और उसमें प्रवाहित होने वाली RMS तथा शिखर धारा भी पता करनी है। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि हमारा जो संधारित्रीय प्रतिघात होता है XC, वो किसके बराबर होता है, 1/ωc के। और ध्यान रहे कि जिस तरह से ओम के नियम का पालन एक प्रतिरोधक करता है उसी तरह से एक प्रेरक भी करता है और एक संधारित्र भी करता है। कि अगर आपको विद्युत धारा निकालनी है
तो उस घटक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर को उसके प्रतिरोध, जिसे हम यहाँ पर धारितीय प्रतिघात कह रहे हैं, उससे कर दें विभाजित। तो सबसे पहले मैं ये आरएमएस विद्युत धारा का मान ही पता कर लेता हूँ। देखो मैं इसको निकालूंगा कैसे, कि मैंने आपको ये बात बताई है कि अगर वोल्टेज के बारे में कुछ ना कहा जाए तो वो वोल्टेज होता है हमारा आरएमएस वोल्टेज, जो कि कितना है 220 वोल्ट। और ये जो हमारा एक्स सी है वो होता है 1/ω_c। तो 1/ω_c में से ये जो ω_c है वो ऊपर गुणनफल में ही जाएगा। ओमेगा होता है 2 इंटू में पाई इंटू में आवृत्ति, जो कि भारत में 50 हर्ट्ज ही होती है, और इंटू में हमारा कितना है धारिता। धारिता में डालनी पड़ेगी फेरेड में, क्योंकि जब आप धारिता को उसके ऐसा ही मात्रक फेरेड में डालोगे तभी विद्युत धारा एम्पियर में निकल कर आएगी। तो 15 × 10⁻⁻6 ये आ गया हमारा VRMS, और ये आ गया हमारा ओमेगा इंटू सी। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो आप देख सकते हो कि 2 × 50 हो जाएगा 100, और ये 1 0 और तो 10⁻3, यहाँ 10⁻−6, तो कितना आ जाएगा 10⁻−3। 15 का 2 से गुणा करूंगा तो 30, 15 का फिर 2 से करूंगा तो 30, और 3 कितना हो जाएगा 33, गुणा 10⁻−3 गुणा 3.14। तो उसको मैं 0.33 लिख सकता हूँ, और गुणा है मेरा 3.14। तो ये गुणनफल निकल कर आएगा मेरा लगभग 1.04 एम्पियर के बराबर। ये क्या होगी, इस संधारित्र के अंदर प्रवाहित होने वाली आरएमएस विद्युत धारा। और बात करें संधारित्रीय प्रतिघात की, तो उसको चाहो तो आप 1/ω_c से पता कर सकते हो, क्योंकि ओमेगा का मान हमें पता लग जाएगा 2πν से। धारिता में दे रखी है, उसको फेरेड में डाल करके संधारित्रीय प्रतिघात निकालें, जो वास्तव में है क्या, संधारित्र का प्रतिरोध, इसका मात्रक आएगा ओम। वरना आप यहां से भी निकाल सकते हो कि हमारा जो आरएमएस वोल्टेज है वो दे रखा है 220, और हमारी विद्युत धारा निकल कर आ गई 1.04। तो अगर मुझे XC निकालना है तो धारा को विभवांतर से कर दूं विभाजित, तो ये आ जाएगा 212 ओम। ये आ गया हमारा धारितीय प्रतिघात। और जैसे ही हमारी आरएमएस विद्युत धारा निकल करके आ जाए तो शिखर धारा भी बहुत आसानी से पता की जा सकती है, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान है उसको अगर हम √2 से कर दे विभाजित, तो हमें क्या मिलता है, धारा का आरएमएस या कहीं वर्ग माध्य मूल मान। तो ये हमें पता है 1.04, गुणा करना पड़ेगा 1.414 से, तो लगभग 1.47 एम्पियर ये आएगा शिखर धारा का मान इस संधारित्र के अंदर। तो यहां तक जो भी तीनों सवाल हमसे पूछे गए थे, संधारित्रीय प्रतिघात के बारे में, आरएमएस धारा के बारे में या शिखर धारा के बारे में, वो हमने तीनों बता दिए। अब क्या पूछा जा रहा है, यदि आवृत्ति को 2 गुना कर दिया जाए तो संधारित्रीय प्रतिघात और धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो ये जो हमारा ओमेगा है, जिसे हम कोणीय आवृत्ति कहते हैं, वो होता है 2πν इंटू में c। तो 2 हो या पाई हो, दोनों ही नियतांक होते हैं। संधारित्र की धारिता को बदला नहीं जा रहा है, तो ये भी नियतांक हो गया। तो हम कह सकते हैं कि संधारित्रीय जो प्रतिघात होता है वो आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, कि जिस अनुपात से आवृत्ति बढ़ेगी उसी अनुपात से हमारा ये जो संधारित्रीय प्रतिघात है वो घट जाएगा। तो आवृत्ति को 2 गुना बढ़ाया गया है, तो ये संधारित्रीय प्रतिघात 2 गुना कम हो जाएगा, 212 से घट करके कितना हो जाएगा 106 ओम। और बात करें विद्युत धारा के मान की, तो वोल्टेज तो वही है 220 वोल्टेज। तो आवृत्ति बढ़ाने पर जैसे ये धारितीय प्रतिघात घटा है तो विद्युत धारा उसी अनुपात में बढ़ जाएगी जिस अनुपात में ये घटा होगा। तो ये 2 गुना कम हुआ है, तो विद्युत धारा हमारी 2 गुना बढ़ जाएगी। तो आप कह सकते हो कि एक संधारित्र का धारितीय प्रतिघात आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होता है, परंतु उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब जिस अनुपात से आप आवृत्ति को बढ़ाते चलोगे उसी अनुपात से आरएमएस विद्युत धारा या कहीं शिखर धारा दोनों ही बढ़ जाएंगी। अब देखिए, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर किसी संधारित्र के सिरों पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएं तो वो किस तरह का व्यवहार दर्शाता है। और अगर आप ये जानना चाहते हो कि एक प्रतिरोधक और एक प्रेरक दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके और इस संयोजन के सिरों पर हम क्या लगा दें, एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज, तो ये जो हमारा परिपथ है वो किस तरह का व्यवहार दर्शाता है, वो आप इस वीडियो पर क्लिक कर समझ सकते हो। और अगर आप अध्याय 6 विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित कुछ भी पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए हमने प्लेलिस्ट तैयार की है, इस पर क्लिक कर आप जो टॉपिक चाहो वो पढ़ सकते हो। कुछ ना समझ में आए तो बेझिझक अपना सवाल कमेंट करके पूछ सकते हो।